नमस्कार दोस्तों, भारत की भाषाविद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दो हेडलाइंस की, जो अपने में तो बहुत अहमियत रखती हैं, यूएस से रिलेटेड हैं, लेकिन जब दोनों को क्लब कर दें तो एक नई स्टोरी समझ के आती है। एक नई स्टोरी आपके सामने आएगी। वो क्या है? एक स्टोरी है एक लीक के बारे में, जो 2 दिन पहले एक स्टोरी छपी है वॉशिंगटन पोस्ट में, और दूसरी एक रिमूवल की, जिसमें आर्मी चीफ जो यूएस के हैं उनको कहा गया, साहब आपका काम हो गया, अब आप घर जाइए। अब ये आपको अलग अलग हेडलाइन तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें आपस का कनेक्शन क्या है, वो आज हम जोड़ने की बात करते हैं। तो पहले ये बात करते हैं कि साहब, ये जो जनरल रैंडी जॉर्ज हैं, इनको जो आपके यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, पेट हेग्सेथ, उन्होंने कहा है कि साहब आपका कार्यकाल खत्म हो गया, आप जाइए। जबकि उनका पूरा पूरा 1 साल अभी बाकी था। और उनके साथ साथ जनरल डेविड हॉन्ट, जो हेड ऑफ आर्मी ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेनिंग कमांड थे, उनको भी बोल दिया जाने के लिए। मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, ये द आर्मी चीफ ऑफ चैंपियंस, ये भी, इनको भी बोला जाने के लिए। और देन जनरल जेम्स मैंगस, ये वाइस चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मी एंड डिप्टी टू जॉन जनरल जॉर्ज के ये डिप्टी थे, उनसे भी बोला जाने के लिए। अच्छा, ये तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले किया। इसके पहले फरवरी में भी 3 लोगों को बोला था जाने के लिए। एक जनरल चार्ल्स, ये सीक्यू ब्राउन, ये चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, और एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी, ये हाईएस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर इन द नेवी, एंड जनरल जिम सिल्फी, ये एयरफोर्स सेकंड इन कमांड। इन सबको बोल दिया गया जाने के लिए, और जो आर्मी चीफ हैं उनको कल बोला गया कि आप जाइए। अब आते हैं दोस्तों, एक तो ये रखिएगा इस तरफ। अब आते हैं एक स्टोरी जो वॉशिंगटन पोस्ट में लीक हुई या दी गई, ये तो समय बताएगा, लेकिन स्टोरी हुई, और बहुत, वो 10 पेज की स्टोरी थी। और उस स्टोरी में था कि अमेरिका अब क्या प्लान कर रहा है आगे। आप सुन रहे हैं मेरी बात? अमेरिका का प्रेसिडेंट ने एक प्रपोजल भेजा आर्मी चीफ को या आर्मी हेडक्वार्टर को, कि आप एस्टेब्लिश कीजिए कि हम कैसे एक कमांडो स्टाइल ग्राउंड ऑपरेशन करके, जो 400 ग्राम 400 किलोग्राम यूरेनियम है ईरान के पास, उसको हम हासिल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, B-2 बॉम्बर से मार के तो देख लिया। अच्छा, B-2 बॉम्बर की जो डेप्थ होती है वो मैक्सिमम जाती है 150 फीट, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जो यूरेनियम है वो कम से कम 300 मीटर नीचे है। अब वहां तक कैसे जाएं? वहां तक जाने के लिए आपको बूट ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा। अब बूट ऑन ग्राउंड इतना आसान तो है नहीं साहब वहां पे करना, क्योंकि जो उनकी जो फैसिलिटीज है, इफाहान और नतान्स, उन दोनों में कहते हैं किसी एक में है। अच्छा, यूरेनियम को आपने डायरेक्ट हिट कर दिया तो भी प्रॉब्लम है, उससे रेडिएशंस होंगी, हजारों आदमी मर सकते हैं आसपास के इलाके में। नहीं लिया गया तो जो यूरेनियम है वो 60% एनरिच है, उससे डर्टी बम बन सकते हैं। और ईरान कुछ ना करता तो क्या करता, वो वही बम बना के आगे मारेगा। हो सकता है उसमें एक आध इजराइल तक पहुंच जाए, नहीं तो जो मिडिल ईस्ट है वहां पे तो पहुंचा ही सकता है आर्मी के लोकेशंस पे, जो यूएस आर्मी की लोकेशंस है। तो खतरा दोनों तरफ था। अब ट्रंप ने कहा कि भाई साहब, ये निकालना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब आप सोचिए दोस्तों, बूट ऑन ग्राउंड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा।
एक तो ये है कि उन्होंने पहले ही B-2 बॉम्बर से मार-मार के वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिब्रीज़ हो गई हैं कि सबसे पहले तो डिब्री हटानी है। डिब्री हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, डंपर्स लाने पड़ेंगे, डोज़र्स लाने पड़ेंगे, एक्सकेवेटर्स लाने पड़ेंगे। अब वो कैसे आएँगे? उनके लिए आपको एरोप्लेन्स में C-30 टाइप के जो ट्रांसपोर्ट जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं वो चाहिए, कार्गो प्लेन्स चाहिए। कार्गो प्लेन्स कैसे आएँगे? आपने एयरपोर्ट तो ज़्यादातर खत्म कर दिए, क्योंकि उसके पास एयरपोर्ट चाहिए ना, तो आपको पहले एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। चाहे आप मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कीजिए, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब करने के लिए आपको इतना काम करने के लिए आपको एक चीज़ एन्श्योर करनी है कि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है या IRGC खत्म हो गई है, उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। आप कैसे एन्श्योर करेंगे? तो अब क्या हुआ कि ट्रम्प फँस गए। यूरेनियम नहीं लेते हैं तो जान का खतरा है बहुत लोगों की। ले लेते हैं तो ये एक ईज़ी टास्क नहीं होगा। तो इन्होंने कहा ट्रम्प साहब ने कि आप एक स्टडी कीजिए और हमको बताइए कि हम ये कैसे कर सकते हैं और कितने दिनों में कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 से 3 वीक मैक्सिमम है जिनमें हमको ये ऑपरेशन करना है। तो अच्छा, और ये दोनों उन्होंने बताया कि ये दोनों चीज़ें हैं आपको जो है वो करनी है। अब मेबी जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ब्रीफ किया होगा सेक्रेटरी ऑफ वॉर को कि साहब आप ये क्या कर रहे हो? मेरी 40 साल की जॉब हो गई है इसमें, ये पॉसिबल नहीं है। आप बूट ऑन ग्राउंड ऑपरेशन ईरान जैसी जगह पे करना, जिनके सपोर्ट में हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है, हौतीस भी हैं, यमन भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। इतने लोगों के रहते हुए आप वहां पर अपने 10 या 15,000 लेबर भेज के, फौजी भेज के, उसके बाद आप ऑपरेशन शुरू करेंगे तो आपकी क्या गारंटी है कि ये लोग जिंदा लौटेंगे? लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है। उन्होंने कहा भाई हमको प्लान दीजिए। तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम आई है दोनों के बीच में। जनरल रैंडी जो कि बहुत एक इंटेलिजेंट और वो 40 साल की जॉब है उनकी, और उनके जितने भी असिस्टेंट्स हैं उन्होंने आपस में मीटिंग की और ये ट्रम्प को भेजा होगा रिप्लाई कि सर ये पॉसिबल नहीं है, आप कोई और ऑप्शन ढूंढिए। ट्रम्प नेचुरल है कि ट्रम्प को नो सुनने की आदत तो है नहीं। उन्होंने कहा होगा साहब इसको निकालो, कौन कर सकता है ये काम, उसका डिप्टी कर सकता है, चलो उसको बुलाओ, इसको हटाओ। और उनके साथ जो 2-3 लोग और होंगे, उनकी टीम होगी जो कि जो जनरल साहब हैं उनकी बात को एग्री कर रही होगी, क्योंकि वो आपका लेफ्टिनेंट जनरल थे साहब, 4 स्टार जनरल। उनसे भी कहा होगा जाओ, हमको उनकी जरूरत है जो कि हमारा काम कर सके। जैसे आपको पता है बॉन्डाई को हटा दिया उन्होंने, वो एक अलग स्टोरी है, उसका रीजन अलग है, एप्स्टीन फाइल से चक्कर है उसका, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो भाई साहब अब देखिए इसमें दो चीज है। सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा, इतने पेजेस का एक डॉक्यूमेंट जिसमें एक एक डिटेल दी हुई है, इवन ये डिटेल दी हुई है कि कितने डोजर जाएंगे, कितने डंपर जाएंगे, कितने इक्विपमेंट जाएंगे, कितने आदमी जाएंगे, और जितनी लोकेशंस हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, और पूरा एक्शन प्लान है कि इसको कैसे करना है, स्टेप 1 टू स्टेप फाइनल। ये पूरी रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट के पास कैसे आई? देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वो जानबूझ के रिपोर्ट को लीक किया गया। ऐसी रिपोर्ट वॉर के बीच में लीक होना
ये बहुत बड़ी बात है और अगर ये जेन्युइन है, तो नेचुरल है कि फिर आर्मी चीफ को आर्मी चीफ रहने का अधिकार नहीं है। और यही बात सच नज़र आती है। और दूसरी बात, दूसरा अपना ऑप्शन ये हो सकता है कि जानबूझ के ये रिपोर्ट ट्रंप ने लीक करवाई, क्योंकि वो जानता था कि ये एक्शन तो ऐसा हो नहीं सकता किसी हालत में, तो ईरान का ध्यान भटकाओ और उसके बाद कहीं और अटैक करो, जैसे स्टेट ऑफ हार्मुज में कर दो, उनके जो आइलैंड है उस पे कर दो, क्योंकि आईआरजीसी लग जाएगा अपने को दोनों जो इनके न्यूक्लियर प्लांट है उनको सेव करने में, और हमारे पास एक ऑप्शन निकल आएगा। तो अगर ये बात सही है, तो फिर जनरल को सैक करने का क्या लॉजिक था? और जनरल को सैक किया गया है, इसका मतलब है कि ये पूरी लीक जो हुई है वो ट्रंप की मर्जी से नहीं हुई, और ये आर्मी के अंदर ही कोई है जिसने कि ये लीक किया, क्योंकि वो जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है। और एक बार ये इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंच गई, हर पब्लिक पे आ गई, हमारे पास आ गई, आपके पास आ गई, यू कैन जस्ट गो टू वॉशिंगटन पोस्ट एंड सी, ये फर्स्ट की है या सेकंड की रिपोर्ट है ऑफ अप्रैल। तो जब आप वो पूरी रिपोर्ट देखते हैं, तो ईरान के पास भी गई होगी। अगर ईरान के पास रिपोर्ट गई है, तो नेचुरल है वो उसका काउंटर करेगा, इसका मतलब आपका ये जितना भी एक पूरा प्रोसेस था वो फेल हो गया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये तो अब पॉसिबल नहीं है। आपको कोई और एक्शन लेना पड़ेगा यूरेनियम निकालने के लिए। वो क्या हो सकता है, येट टू बी सीन। और शायद यही एक रीजन है कि ट्रंप ने इनडायरेक्ट वे में बोला था कि इट कैन बी ए न्यूक्लियर वॉर, जबकि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा एरिया खत्म करना है, फिर अगर आप लोकलाइज्ड एक्शन नहीं ले सकते, तो आप पूरे एरिया खत्म करेंगे। और अगर आप पूरे एरिया को खत्म करते हैं, तो उसके लिए आपको न्यूक्लियर अटैक की जरूरत है, B2 बॉम्बर से नहीं होगा। या तो आप वहां के लोगों से कहिए कि भैया अपने अपने शहर छोड़ के चले जाओ, जो ये 2 शहर हैं उनको छोड़ के चले जाइए, और हम वहां पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। और यही पॉसिबिलिटी है जिसके लिए आपने देखा कि पूरे मिडिल ईस्ट में लोगों ने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया है कि अगर न्यूक्लियर अटैक ईरान में होता है, तो हम कैसे बच सकते हैं, हमको कौन कौन से एक्शंस लेने हैं। ये चीज अभी इंडिया में नहीं आई, लेकिन ईरान इंडिया से बहुत दूर भी नहीं है। अगर ईरान ने डर्टी बम ऐसी कोई चीज बनाई, और उसकी जद में इंडिया तो होगा, इंडिया पे करेगा नहीं वो, लेकिन कहीं मिस फायर होके कोई चीज इंडिया में आ जाती है, तो प्रिकॉशंस तो आपको भी लेने पड़ेंगे। क्योंकि ट्रंप ने केवल अपने बड़बोलेपन के चक्कर में, केवल अपने को एक माइटी किंग बताने के चक्कर में पूरी दुनिया को एक खतरे में डाल दिया है। पूरी दुनिया एक डेंजर जोन में आ चुकी है कि ये ऐसा एक कहते हैं निवाला है अब, जो ना खाते बनता है ना निगलते बनता है। और वाकई ये सिचुएशन बहुत ही अजीब है। वॉर के बीच में एक लेफ्टिनेंट जनरल को हटाना, उनके साथ उनके जो सहयोगी थे उनको हटाना, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन लीक होना, आपस में कनेक्शन तो बनता है लोग भाई। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन था? क्या ये एक ऑफिशियल रीजन है, या ये एक तरीके का, इसे कहते हैं आप, वॉर टाइम डिसएग्रीमेंट है दोनों के बीच में? लीक और रिमूवल ये करीब करीब एक साथ ही हुआ है दोस्तों, और ये सिस्टम से निकला है। सिस्टम से निकला है, इसका मतलब है कि ये एक चीज डेलिबरेट हुई है, क्योंकि ये बहुत
छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये बहुत टॉप लेवल मिलिट्री लीडरशिप की इन्फॉर्मेशन थी जो कि निकली है। वो जो लोअर ग्रेड के जो ऑफिसर्स होंगे उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं, और वो भी इतनी डिटेल्ड, इज मल्टीपल पेजेस इन्फॉर्मेशन जो निकली है। तो दोनों का आपस में कनेक्शन है क्या? ये जैसे मैंने पहले बताया, दो चीज हो सकती है, एक तो इंटरनल डिसेंट हो सकता है निकालने के कारण, और दूसरा स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी हो सकती है ट्रम्प की, कि हम वही है, दिखाएंगे कुछ करेंगे कुछ, जैसे ट्रम्प करते हैं, दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, और लास्ट में होता कुछ है। तो आप ये बताइएगा कि क्या ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंस है, या एक कंट्रोल्ड, जिसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल है? और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कि अगर पेंटागन में अंदर ही क्रैक्स हैं, तो क्या ये वॉर सस्टेनेबल हो सकती है? इसीलिए मैं कहता हूं कि दो इंफॉर्मेशन को अगर आप जोड़ें तो आपको असली स्टोरी का पता चलता है। आप बताइएगा दोस्तों कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि क्या जनरल रैंडी को इंफॉर्मेशन थी कि ये लीक हुई है, या उन्होंने डेलिब्रेट कराई, या ट्रम्प के कहने पे लीक हुई? और क्या रिमूवल और लीक्स दोनों का आपस में कनेक्शन था? सोचिएगा एक बार जरूर और अपने कमेंट दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।